Our today's video is about a sonnet, The Soldier, written by Rupert Brooke. Hello and welcome to my YouTube channel, English Studies Ramnagar. This is Rakesh Chakravarti and today we will discuss about this. Now, the very first question, what is a sonnet? सोनेट क्या है? आप में से अधिकांश लोगों ने कविता सुनी होगी। हम लोग पोएम की बात करते हैं, गीत की बात करते हैं। ये सोनेट अगर आपने पहले नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल ही नई चीज़ होगी। एक्चुअली सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। 14 पंक्तियों की एक कविता को ही सोनेट कहा जाता है। ठीक है। और ये जो 14 पंक्तियां होती हैं, इनके कुछ विशेष नियम होते हैं के अनुरूप इन 14 पंक्तियों को सजाया जाता है। अभी जैसे आपने देखा कि मैंने बताया द सोल्जर एक सोनेट है, तो जब सोनेट कहा तो ये तो तय हो गया कि इसमें 14 पंक्तियां हैं। ठीक है। अब सोनेट की और भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे म्यूजिक, मेलोडी, सिंगल थॉट, सिंगल रिफ्लेक्शन, सिंसेरिटी। ये सब भी कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, भाग हैं एक सोनेट के। तो द सोल्जर एक सोनेट है, और सोनेट भी कौन सा? तो ये एक पेट्रार्चन सोनेट है। अब यहाँ पे आता है कि पेट्रार्चन सोनेट क्या है। पेट्रार्चन एक्चुअली इटली के एक कवि थे जिन्होंने सोनेट फॉर्म को इन्वेंट किया था, और उन्होंने जो सोनेट का फॉर्म दिया था, बनाया था रूप, उसमें इन 14 पंक्तियों को 2 स्टेंजाज में रखा गया था। पहला स्टेंजा 8 पंक्तियों का था जिसे ऑक्टेव कहा जाता है, और ऑक्टेव में ही सिचुएशन को बिल्ड किया जाता है, इशू को उठाया जाता है। जिस विषय पर, जिस विचार को आप बनाना चाहते हैं, थीम, उस थीम को पहले 8 पंक्तियों में उठाते हैं। तो ये जो 8 पंक्तियों का एक सेट है, एक स्टेंजा है, इसे कहा जाता है ऑक्टेव। और ऑक्टेव के बाद 6 पंक्तियों का एक अंतरा होता है जिसे कहते हैं सेस्टेट। सेस्टेट में ऑक्टेव के विचार, जो इशू, जो मामले उठाए गए थे, उन्हें सेस्टेट में लाकर रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है। इनके राइमिंग स्कीम की भी कुछ रूल्स हैं, राइमिंग पैटर्न्स के विषय में भी हैं, तो हम लोग उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। वेल, द पोएट रूपर्ट ब्रूक himself was a soldier and had a myth associated with him. इस कविता यानी द सोल्जर के जो कवि हैं रूपर्ट ब्रूक, इनके साथ एक मिथ जुड़ा हुआ है। वैसे वे तो खुद भी एक सैनिक थे इंग्लैंड के, और there was a time when William Butler Yeats has described him as the most handsome person in England. उन्हें इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत नौजवान कहा था विलियम बटलर ईट्स ने। तो वैसे जैसा कि मैंने बताया आपको कि रूपर्ट ब्रूक खुद भी एक सैनिक थे, और एक फॉरेन मिशन में जाते वक्त, युद्ध के लिए जाते वक्त सेप्टिकेमिया से इनका देहांत हो गया ऑन द वे। इनका जन्म 1887 में और मृत्यु 1915 में हुई। जन्म 1887 में और मृत्यु 1915 में। तो आप देखेंगे कि ही हैड अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ऑफ ओनली 28 ईयर्स। सिर्फ 28 साल की ज़िंदगी रही उनकी, और दिस वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये 1915 में इनका देहांत हुआ एक सैन्य अभियान में जाते वक्त, और ये
दौर था प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभिक चरण का। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो प्रारंभिक चरण था। और इन्होंने अपने गीतों से, अपने सोनेट से लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाया था, अपने मातृभूमि पर मर मिटने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। और इनकी ख्याति जो है वो मुख्यतः 5 वॉर सोनेट्स पर, युद्ध आधारित सोनेट्स पर टिकी हुई है, जिनमें से द सोल्जर बिना शक सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा संकलित की गई सोनेट है। तो अब हम लोग द सोल्जर सोनेट को पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान से सुने। इफ आई शुड डाई, थिंक only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed, a dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by the sons of home. This is the octave, the first 8 lines. Now the sestet. And think this heart all evil shade away, a pulse in the eternal mind no less, gives somewhere back the thoughts by England given, her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learns of friends, and gentleness in hearts at peace under an English heaven. This is the concluding 6 lines known as sestet. Now we will have a short summary of the poem. Okay. In this present sonnet, the poet speaks about his love for his country, his motherland, which is England. That is why he has used England and English word 7 times in the sonnet. He was born and brought up in his country. He remembers the flowers, the ways, the air, the rivers, and the sun of his country. He knows that his body and soul belongs to his country. Therefore, he is not afraid of dying in the battle. He is sure that even if he dies in a foreign field, the piece of land where his body would be buried will become a part of England forever. The soil of a foreign land cannot conceal an English body. In the last stanza, the poet speaks of the qualities of heart and soul which were given by his own motherland, England. His dreams, laughter, gentleness, and thoughts of peace will spread everywhere so that the people could know that he was an English soldier buried in a foreign land. I hope आप लोग को ये समरी समझ में आई होगी और ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। फिर हम लोग ऐसे ही दूसरे पोएम्स की समरी और एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में फिर आएंगे। तब तक के लिए